सुनील शुक्ला साहब, एक चीज मुझे और बताइए, क्योंकि कल राहुल गांधी ने एक बात और स्पष्ट कही, और हम सब लोग कमोबेश, हो सकता है मैं कम, आप ज्यादा मानता हूं, आप कम, कोई उससे ज्यादा, उनका कहना यह है, राहुल गांधी का साफ साफ, उनको एक तो मुझे ऐसा लगता है राहुल गांधी को, जैसे हम लोग अगर बात करते हैं तो भाई चाहते हैं कहीं भगवान का नाम हो जाए, अरे भाई भगवान, उनको बिना अडानी के, राहुल गांधी को भी पार्लियामेंट में अडानी का नाम लिए उनका भी, जिसको कहते हैं नहीं, गले से पानी नहीं उतरता है, घूम फिर के कहेंगे मैं अडानी पे बोलूंगा नहीं, वो इसी तरह से अडानी का ले आते हैं, क्योंकि उनका, तो कल उन्होंने एक चीज कही और मार्के की बात है कि जब भी अडानी का नाम आता है इन लोग उसको कुछ ना कुछ डाइवर्ट करते हैं, और पिछले एक महीने से कोई बात अडानी जी पे नहीं हो रही, जबकि इतने खुलासे हुए हैं। उसी तरह से वो कह रहे हैं जब भी कास्ट सिस्टम, जाति जनगणना की बात आती है, कोई ना कुछ ऐसा शगुफा छोड़ा जाता है कि वो बात गौड़ हो जाए और बाकी चीजों में उलझ जाए। मैं बात महिला आरक्षण, देखिए वो बिल तो ऑलरेडी पास हो गया है, अब तो उस बिल में कोई, मेरे ख्याल में चेंज करने का जो भी है वो तो बाद में आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं, एज ऑन डेट वो बिल पास हो गया है। कितनी जल्दी इंप्लीमेंट होगा वो सरकार की नीयत तो नहीं लगती है जल्दी होगा। मैं थोड़ा इस पे भी समझना चाहता हूँ कि ये क्या कास्ट सेंसस को बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि वो किसी भी तरह से आए, क्योंकि ये महिला आरक्षण उससे मिला जुला मामला है। सुनील शुक्ला साहब। धन्यवाद आनंद जी। कास्ट सेंसस, कास्ट जनगणना की बात, सर्वेक्षण की बात भारतीय जनता पार्टी स्वीकार नहीं कर सकती। अगर वो इसको स्वीकार करती है तो उसका जो हिंदुत्व का नरेशन है वो प्रभावित होता है। अगर लोगों में जातीय भावनाएं बनी रहेंगी, जातीय स्वाभिमान बना रहेगा, तो फिर वो हिंदुत्व कहां से आएगा? हिंदुत्व के नाम पर लोगों को पोलराइज करने की जो कोशिश है, उसके लिए आवश्यक है कि आप जातियों का नाम न लें, लोगों में जातीय भावना पैदा न हो। यह इसलिए सवाल ही नहीं पर जिस तरह की राजनीति करते हैं, उस राजनीति में जाति सर्वेक्षणों को, जाति जनगणना को स्वीकार करना इनके लिए सर्वथा मुश्किल काम है। इसीलिए आप आप महिला विधेयक, आरक्षण विधेयक को भी आप देखिए, जिसको बंधन अभिनंदन के नाम से आया है। इसमें भी आप देखिए कि आप, मतलब अगर आप महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाना चाहते हैं, तो यह तो तय किया जाना चाहिए ना कि आखिर किस वर्ग की महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाई जानी चाहिए। वह किस वर्ग की महिलाएं हैं जिनकी राजनीतिक सक्रियता अन्य की तुलना में कम है। अगर आरक्षण की आवश्यकता है तो यह भी तो तय होगा कि आरक्षण की आवश्यकता सर्वाधिक किसको है। अगर आप इसको नहीं बांटना चाहते हैं तो फिर एससी एसटी में क्यों कर रहे हैं? यानी कि आपको इस बात का आभास है कि एससी एसटी एक ऐसा वर्ग है जिनकी महिलाओं का भी वो प्रतिनिधित्व तो नहीं है जो प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो ओबीसी को क्यों नहीं होना चाहिए? अगर आप यह बताते हैं कि मेरी सरकार में इतने ओबीसी मंत्री हैं, तो क्यों बताते हैं आप? आपको ये लगता है तभी तो बताते हैं कि ओबीसी का प्रतिनिधित्व तो सरकार में होना चाहिए, तभी तो जनता को बताते हैं। आप मोदी जी क्यों बताते हैं कि मैं ओबीसी वर्ग से आता हूं? क्योंकि ओबीसी का प्रधानमंत्री के पद पर पहुंच जाना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि यह इस उससे वंचित रहते रहे। यही तो संदेश देना चाहते हैं आप। तो अगर ओबीसी को आगे लाने की आवश्यकता है तो इस महिला आरक्षण बिल में उनका उल्लेख क्यों नहीं है? और अगर उनका उल्लेख नहीं है तो इसको क्यों ना माना जाए कि जो पहले से सशक्त हैं उन्हीं परिवार की महिलाओं को आप आगे करना चाहते हैं? उमा भारती जी ने चिट्ठी लिख दी, वो आपकी पार्टी के हैं, आपके सिद्धांतों के अनुसार, उसके अनुसार वो आगे बढ़ी है, राजनीति में पुष्पित हुई हैं, उसी सिद्धांतों के साथ राजनीति करती रही हैं। उन्होंने भी इस बात पे आपत्ति की। अगर आप इसको नहीं रखना चाहते हैं, अगर आप इसका उल्लेख नहीं करते, गोया कि आप आरक्षण नहीं देना चाहते। और ऐसा कौन सा कानून बनता है जो आज पास होगा और 20 साल बाद लागू होगा? कौन सा कानून बना आज तक? मैं तो बहुत अध्ययन किया कि कोई ऐसा कानून मुझे मैं ही पढ़ लूं कि इतिहास के किसी दौर में दुनिया के किसी भी देश ने ऐसा कानून पारित किया हो कि हम पारित तो आज कर रहे हैं, हम तो ये सुने हैं कि आज ये कानून पारित हो रहा है लेकिन बैक डेट से लागू होगा। ये तो मैंने सुना है कई बार। सरकार एक आदेश करती है और कहती है कि ये पिछले दिनों से लागू होगा। लेकिन ये मैंने कभी नहीं सुना कि आज कानून पारित हो रहा है और ये लागू होगा 20 साल के बाद। 20 साल के बाद स्थितियां क्या होंगी, कैसा होगा, हालात कैसे बनेंगे, कैसे बिगड़ेंगे, ये तो कोई लॉजिक है? और वो भी तब जब आप संसद का विशेष सत्र बुला के काम करना चाहते हैं। सदन के विशेष सत्र बुलाने का मतलब कोई आपात स्थिति है या देश को कोई ऐसी चीज देना चाहते हैं आप जो तत्काल आवश्यकता है। क्या महिलाओं को आरक्षण देने की आवश्यकता 20 साल बाद पैदा होगी या आज है? और अगर आज है तो आज से लागू क्यों नहीं हो रहा है? अच्छा, मैं मान लेता हूं कि साहब परिसीमन की क्या आवश्यकता होगी,
परिसीमन के बाद भी आप करेंगे कि नहीं करेंगे, या इस बात पे संदेह है कि जम्मू कश्मीर में परिसीमन हो चुका है, चुनाव क्यों नहीं हो रहा है? अगर परिसीमन करा के चुनाव कराना होता है तो एक राज्य आपने खत्म कर दिया, जनगणना ये तमाम के नाम पर, और वहां परिसीमन भी हो गया, मतदाता सूचियां भी अद्यतन हो गई, चुनाव नहीं हो रहा है। तो इस बिना पर आप चुनाव करा लेंगे, ये कैसे आदमी विश्वास करे? तीसरी चीज कि अगर आपको ये लगता है कि इसको लागू करना, 2014 में मोदी जी ने कहा था कि महिला आरक्षण लागू होना चाहिए, राजनीति में महिलाओं को लोकसभा में, विधानसभाओं में इनको आरक्षण मिलना चाहिए। 2014 में जब सत्ता में आए थे, 2014 से लेकर 2023 में आप तब बात कर रहे हैं जब आप देश चुनाव की जाने में तैयारी कर रहा है। अगर आपके मन में ये बात थी कि इसको लागू किया जाना चाहिए था तो आप तैयारी करते। अच्छा, मैं भी मान लेता हूं कि आपको कांग्रेस के द्वारा लाए गए जो बिल जो राज्यसभा से पारित हुआ उसको आप नहीं लाना चाहते, इसमें कांग्रेस को श्रेय मिलेगा, कोई बात नहीं, हर राजनीतिक दल करता है। आप अटल बिहारी वाजपेयी जी का बिल लेके चले आए होते, वो भी तो ले आए थे। अटल बिहारी वाजपेयी भी अपनी सरकार में आरक्षण बिल लाए थे, इन टोटो आप उसी को लेके चले आते कि साहब ये लागू करूंगा मैं देखिए मैं पास कर रहा हूं। और आज तो पूरा का पूरा देश इस बिल इस संशोधन के साथ खड़ा है। अगर 400 उपस्थित सदस्यों में से 99.9% इसके पक्ष में खड़े हैं, इस बिल के पक्ष में खड़े हैं, यानी कि पूरा देश इस बिल के पक्ष में खड़ा है, तो इसको पास कराने में कोई आपको दिक्कत होती नहीं, और आपको इसको लागू करने में भी दिक्कत नहीं होती। और चलिए आप इस बात को आगे बढ़ा लीजिए आप कि मैं ये कहता हूं कि लोकसभा में और विधानसभा में आरक्षण देने में आपको दिक्कत आती, बिना परिसीमन के आप नहीं कर सकते, तो आपने विधान परिषदों में और राज्यसभा में क्यों नहीं किया? ये तो तुरंत लागू हो जाता। विधान परिषद में और विधान परिषदों में और राज्यसभा में, इसमें क्या दिक्कत है? तुरंत लागू करते, जो सीट जैसे से खाली होती जाती है वैसे उनको भरा जाता, और उसमें जितने हारने का भी संकट नहीं है। ये विधान परिषद विधानसभाओं से चुन करके आते हैं राज्यसभा में लोग, आप महिलाओं को उम्मीदवार बनाइए, वो चुन के राज्यसभा में आएंगे। विभिन्न वर्गों के ख्यात लफ्ज जो राज्यसभा में लाने का तरीका है, हालांकि आप उसका ही पालन नहीं करते, आप लाते हैं, उनकी संख्या अपने आप बढ़ जाएगी, विधान परिषदों में उनकी संख्या बढ़ जाएगी, लेकिन विधान परिषदों का और राज्यसभा का उल्लेख तक नहीं है। गोया कि आपकी नीयत ही नहीं है। आप इस बात को केवल आप ये भले इतिहास में आप दर्ज कराना चाहते हो कि महिला आरक्षण बिल को हमने पास कर दिया, आप, और अगर आप पास करने को ही मान लिया जाए कि आप इसको लागू करना चाहते हैं, तो आप तो नागरिकता कानून का भी पारित कर चुके हैं। कितने साल पहले पारित किया था? क्या लागू हो गया सब देश में? वो आपने श्रम अदालतों का भी एक विधेयक पास किया था, क्या लागू हो गया? क्या इसमें कानून तक नहीं बने उसके? तो कोई चीज अगर आप लागू करना चाहते हैं तो लागू करने का तो तरीका नहीं होता। और अगर आप ओबीसी का उसमें उल्लेख नहीं करते, गोया कि जो लोग वंचित हैं सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, आप उनकी भागीदारी नहीं बढ़ाना चाहते। आप एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बताने की का प्रयास आप कर रहे हैं कि आप महिलाओं के हित चिंतक हैं, लेकिन इसको कैसे लोग स्वीकार कर लेंगे? अगर आप महिलाओं को के इतने ही हित चिंतक हैं तो कहां तो उन्होंने कोकिला बनर्जी टीएमसी की नेता ने कि ब्रिजभूषण सिंह शरण सिंह हमारे साथ सदन में बैठे हुए हैं, कितने आरोप इनके ऊपर लगे महिलाओं को लेकर के, आपने क्या किया? आज राज्यसभा में क्या क्या टीएमसी के नेताओं ने क्या कौन कौन सी बातें नहीं कही? आप केवल एक ऐसा आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर बनाना चाहते हैं जिससे आप लगे कि आप चिंतक हैं, जबकि है नहीं। अगर आप 900 रुपए की कीमत में मिलने वाले सिलेंडर को सस्ता मानते हैं तो आप महिलाओं के चिंतक नहीं हैं। अगर आप महंगाई को लेकर के संवेदनशील नहीं हैं तो आप महिलाओं के चिंतक नहीं हैं। अगर महिलाओं के प्रति हो रही हिंसा को लेकर के अगर आप संवेदनशील नहीं हैं तो आप महिलाओं के चिंतक नहीं हैं। विभिन्न विश्वविद्यालयों में, विभिन्न शोध संस्थानों में, विभिन्न भारत सरकार के तमाम संस्थानों में आप ओबीसी और पिछड़े और दलित प्राध्यापकों की स्थिति आप देख लीजिए। जो अभी नई नियुक्तियां हुई हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में, आप उनको देख लीजिए, कितने स्तर के लोगों को आप ले आए। सवाल, और आप ये बड़ा सवाल केवल इसका सवाल नहीं है अरविंद जी कि फौज में आप केवल 4 साल के लिए लोगों को नौकरी के लिए लेके आ रहे हैं। फौज में हर आदमी लड़ाई नहीं लड़ता, ढेर तरह अलग तरह काम होते हैं। किसी भी विभाग में आप लेकर के आ रहे हैं जहां पे आप संविदा के आधार पर नौकरी, संविदा भी किसकी है? संविदा में उस आदमी के साथ आपकी संविदा नहीं है जो नौकरी कर रहा है, वो तीसरे आदमी के साथ संविदा है जिसको आप आउटसोर्सिंग का नाम देते हैं। और आप उस पूरी की पूरी पूरा का पूरा उस व्यक्ति का जीवन आपने खपा दिया संविदा के नाम पर, और उसके बाद उसको कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं,
आप कहते हैं कि पेंशन में सरकार का बहुत पैसा खर्च हो जाता है, तो सरकार का पैसा होता किसके लिए है? उसी जनता के लिए नहीं होता तो किसके लिए होता है? अगर जो व्यक्ति जो आप जो किसानों को पैसा दे रहे हैं उनके सम्मान निधि के नाम पर, कोई किसी को आपत्ति नहीं है कि सरकार का पैसा अगर हमारे किसानों को जरूरत है तो आप देते रहिए। लेकिन अलग की बात है कि दिन में पर डे 17-18 रुपया देकर के आप इसका कितना भला कर लेते हैं। लेकिन एक बात तो नहीं हो कि आप सामाजिक सुरक्षा अगर आप उनको नहीं दे सकते, उनको आप इस लायक नहीं बना सकते हैं कि सेवा काल के बाद वो अपने आप आत्मनिर्भर रह सके और उनके अंदर एक सामाजिक सुरक्षा का भाव पैदा हो, तो किस तरह की व्यवस्था को आप बढ़ावा दे रहे हैं? और अगर आप यह प्रवृत्ति बढ़ती, दूसरी चीज आप जो भारत सरकार में यूनिलेटरल एंट्री लेकर के आप आए, आप बता दिए कि उसमें कितने ओबीसी हैं, क्यों नहीं बताते हैं? कौन सा क्राइटेरिया है वो? रोजगार के जो अवसर है या रोजगार के अवसर को कम करना है। रोजगार का अवसर जब कम होता है तो केवल ये नहीं किसी को नौकरी नहीं मिलती, व्यक्ति की जेब में पैसा नहीं होता। जब भी जेब में पैसा नहीं होता तो आर्थिक गतिविधियां प्रभावित होती है, स्लो डाउन में आप जाते हैं, बाजार में मांग नहीं होती है, आपकी अर्थव्यवस्था कमजोर होती है। बिना पैसा दिए आप अर्थव्यवस्था को मजबूत नहीं कर सकते। तो पूरा का पूरा जो स्थिति है, और इसलिए मेरा ये मानना है कि जो इंडिया दल समूह ने ये जो ओबीसी ये सामाजिक न्याय आंदोलन वाली बात की, आनंद जी, यह केवल जाति की बात नहीं है, यह सशक्तिकरण की बात है। और सशक्तिकरण भावनात्मक मुद्दों की तुलना में ज्यादा प्रभावी होता है, क्योंकि उसको लगता है कि मुझे कुछ ताकत मिल रही है। इसलिए यह बहुत बड़ा विकल्प है हिंदुत्व के नारे का, इस आधार पर राजनीति करने वालों के लिए और उन लोगों को आकर्षित करने के लिए जो वास्तव में पिछड़े हैं, उनका वह अधिकार और भागीदारी नहीं हो पाई है जो उनको मिलनी चाहिए थी। जी सुनील, मैं सब चलते चलते आपका, क्योंकि मैं इसलिए इस प्रश्न को कह रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर मैं एक दूसरे ढंग से देखूं, मैं डेविल्स एडवोकेट हूं, और मतलब मैं प्रोफेसर अखिल साहब को कहता हूं मैं डेविल्स एडवोकेट हूं। इन्होंने अपना जो करना था वो तो कर लिया। अगर सोचिए, हम लोग इनको मूर्ख कहते रहे, राष्ट्र अडानी जी को तो बात चर्चा ही नहीं हुई, अडानी जी तो मामला साफ हो गया। तो आप मान लीजिए हम और आपको लग रहा है कि नहीं ये अज्ञानी है, सब कुछ है, अडानी जी तो अपना माल कमा ही रहे हैं, उनको तो जो देना हो दे ही रहे हैं। मैं थोड़ा इस नजर से आपसे पूछ रहा हूँ सुनील भाई साहब। नहीं, सवाल है ना कि अडानी जी, सरकार के भरोसे कोई व्यापार चलता नहीं है आनंद जी। सर, आप बहुत सरकारी संरक्षण में अनिल अंबानी का व्यापार चल रहा था, कोई नाम याद है आपको? कुछ याद है कि अनिल अंबानी कुछ करते भी हैं? ये जो तामझाम दिखाई पड़ रहा है ना, ये सरकार बदलने के बाद अडानी साहब कहाँ जाएंगे, ये आने वाला दिन बताएगा। जो सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी चीज कि जो आपने सवाल किया कि ये जो ये कर रहे हैं, ये लोगों को झांसा दे रहे हैं या कुछ झांसे में है ये। जो सरकार गवर्नेंस की बात ना करे वो झांसे में है। जो सरकार अपने गवर्नेंस की उपलब्धियों की बात न करे वो झांसे में है। जो सरकार अपने नीतियों और कार्यक्रमों से होने वाले फायदे नुकसान की चर्चा न करे वो झांसे में है, वो सच्चाई नहीं देखना चाहती। आज अगर आप 10 साल तक, 9.5 साल तक सत्ता में रहने के बाद आप यह नहीं बता रहे हैं कि हमने देश को दिया क्या, हमने कृषि को कहां पहुंचा दिया, हमने उद्योग को कहां पहुंचा दिया, हमने व्यापार को कहां पहुंचा दिया, हमने विज्ञान को कहां पहुंचा दिया, आपको आप आज जरूरत इस बात की चर्चा की है। आज अगर अशोक गहलोत चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो ये बता रहे हैं कि हमने गरीबों के लिए क्या किया, हमने स्वास्थ्य सेक्टर में क्या किया, हमने एग्रीकल्चर के सेक्टर में क्या किया, हमने लोगों के सामाजिक सुरक्षा के लिए क्या किए, हमने हेल्थ के लिए क्या किया, वो ये बता रहे हैं ना। आप ये बता रहे हैं कि हम जनवरी में राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे और सबको ले आएंगे दिखाने के लिए। आप एक ऐसा बिग कानून बनाने जा रहे हैं जो 20 साल के बाद लागू होगा कि नहीं लागू होगा, भविष्य में बात चलेगी। आपके झांसे में कोई आने वाला नहीं है ना। आप बात कुछ भले कर लीजिए, लोगों को यह पता है। आज अगर आप इस देश के लोगों में बचत करने की प्रवृत्ति में एकदम उल्लेखनीय गिरावट आई है तो क्यों आ गई? अगर हमारे पास पैसा बचेगा तो हम बचाएंगे नहीं, उसको फेंक देंगे। जो हमारे संस्कार में रहा है, भारतीय जीवन शैली में पैसे का बचाना संस्कार में है। ये उससे अलग होकर के आप पैसे को व्यय करने के लिए मजबूर हैं, ये क्यों हो गया? क्या इसके लिए सरकार की नीतियां जिम्मेदार नहीं है? और अगर आप इसको अपनी जिम्मेदारी मानने के लिए तैयार नहीं है तो आप खुद अपने आप को झांसे में रख रहे हैं।
आप जमीन की हकीकत को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। जमीन की हकीकत यह है कि जो दिन प्रतिदिन के रोजी रोजगार से होने वाले खिलवाड़ से लोग आतंकित हैं, महंगाई से लोग आतंकित हैं, सामाजिक सुरक्षा को लेकर के लोग आतंकित हैं। जो मणिपुर में हो रहा है वो लग रहा है कि अगर ये मणिपुर में हो सकता है तो जैसे किसी कोने में हो सकता है। और इस सरकार के होने के बावजूद अगर ये चीजें हो सकती हैं और महीनों चल सकती हैं, तो आखिर कौन सुरक्षित है इस देश में? ये ऐसे मुद्दे हैं जिस मुद्दों का सामना करने के लिए आप तैयार नहीं। और दूसरी तरफ जो विपक्ष है वो आपके सफलताओं को लेकर के और लोगों के सशक्तिकरण को लेकर के आगे बढ़ रहा है। कौन किसको आकर्षित करेगा? अगर आप किसी के सशक्तिकरण की बात नहीं करते तो कर्नाटक में लोगों ने क्यों छोड़ दिया आपको? बजरंगबली तो आए थे भाई, बजरंगबली से ताकतवर आदमी तो आप है ना, मैंने कोई है जिसका आशीर्वाद आप मांगने, उन्होंने आशीर्वाद तो आपको नहीं दिया। क्योंकि आप अगर आप वहां पे नंदिनी पे हमला करेंगे और बजरंगबली का नाम लेंगे तो कौन आपके साथ आएगा? अगर आप वहां किसानों का नुकसान करेंगे और हिजाब हलाल की बात करेंगे तो कौन आपके साथ आएगा? आप गवर्नेंस के लिए, आप सनातन धर्म की रक्षा के लिए थोड़े हैं। इसके लिए तो मंदिर हैं, मठ हैं, धार्मिक गुरु हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं, तमाम लोग हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उमा भारती जो कह रही हैं, जो इन्हीं संस्कारों के साथ नेता बनी है कि सरकार का काम नहीं है सनातन के बारे में बात करना। हर व्यक्ति को समझ में आ रहा है कि आप वो कर रहे हैं जो आपको नहीं करना है। जनता झांसे में नहीं है, क्योंकि जनता महसूस कर रही है कि हम क्या, हमारे ऊपर क्या बीत रही है। आप यथार्थ को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। जी।